हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो अभी तक हम जो हमारी 3 फार्मूला शीट्स हैं वो मैं आपको दे चुकी हूँ। दिस वन इज़ द फोर्थ, प्रोबेबली द लास्ट वन, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ फार्मूलाज रह गए तो मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके बाद, तो साथ में उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करते रहेंगे, क्वेश्चंस के बीच में आ जाएंगे। तो आई थिंक ये लास्ट ही होगी। फिर भी कुछ रह जाए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं वीडियोस बनाने में। मुझे पता चलता है कि क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, मैं उसी पे वीडियोस बना देती हूँ। सो इसमें जो अभी तक थे हमारे मोस्टली +1 +2 के फॉर्मूलाज कवर हो गए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स के रह गए थे और कुछ मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूलाज रह गए थे, वो हम इसमें देखेंगे। तो मैंने ये वीडियो, बहुत बच्चे कह रहे थे कि वो साइलेंट वीडियो उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो आई थॉट कि मैं फॉर्मूलाज पढ़ के बताऊं तो आपको ज़्यादा ठीक लगे। सो फर्स्ट है हमारा एंट्रोपी का। थर्मो के हमने फॉर्मूलाज किए थे, लेकिन वो एंट्रोपी का फॉर्मूला इंक्लूडेड नहीं था +2 की बुक में। तो ये जो है एंट्रोपी का फॉर्मूला है। एंट्रोपी को हम लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय टी से। डेल्टा क्यू होता है जो स्मॉल हीट हमने दी है या ली है। एंट्रोपी में जो चेंज आता है वो हीट की वजह से आता है, जो दी जाती है सिस्टम को या ली जाती है। डेल्टा क्यू एंड डेल्टा इज द एंट्रोपी चेंज एंड टी इज द टेम्परेचर। एक क्यूरीज लॉ है। क्यूरी का लॉ भी हमें +2 में की बुक्स में देखने को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। क्यूरीज लॉ में जो होता है, ससेप्टिबिलिटी निकाली जाती है ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसका फॉर्मूला होता है दिस C/T। जो C होता है वो क्यूरी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो वो एक टेम्परेचर पे आके पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। उस टेम्परेचर को बोलते हैं TC, क्यूरी पॉइंट। उस टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी ससेप्टिबिलिटी इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है, वेयर C' इज अ कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप उसकी निकाल रहे हो ससेप्टिबिलिटी, TC इज द क्यूरी पॉइंट एंड psi is the susceptibility of that substance. नेक्स्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये भी हमारी +2 की बुक में इंक्लूडेड है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है H/mv। mv क्या होता है? हमारा मोमेंटम, तो इसे p से भी लिख सकते हो। और नॉर्मली इसको एनर्जी से रिलेट करवाया जाता है, तो इसको एनर्जी वाले फॉर्मूलाज में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैसे निकाल सकते हो? फोटोन की एनर्जी निकाली जा सकती है hν। म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन, और म्यू को क्या लिख सकते हैं? C/λ। C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोन भी तो लाइट ही होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, तो वो भी लाइट की स्पीड से ही चल रहा है, तो उसकी भी वेलोसिटी C ही होगी। अगर उसका मोमेंटम निकालना है तो ये निकालेंगे H/λ से। यानी डी ब्रॉगली को थोड़ा सा इधर उधर किया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था उसे ही। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या निकालते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हम लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए, वो क्या होती है? दिस hν, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। μ0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होता है, ये फॉर्मूला याद रखने वाला है। प्लस इस फॉर्मूला को चेंज कैसे किया जा सकता है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्म में भी दी जाती है eV0। V0 क्या होगा? उसका स्टॉपिक पोटेंशियल। E क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और Hc यानी म्यू का क्या लिख सकते हैं? C/λ, Hc/λ। और hµ0 क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, तो 5। तो ये सारे फॉर्मूला आपस में इंटर रिलेट होते हैं, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूला को हम कैसे आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रैग्स लॉ। ये आपको BSc में पढ़ाया जाता है सॉलिड्स में। ब्रैग्स लॉ में हम किसी भी क्रिस्टल को का जो है पैटर्न, स्ट्रक्चर, ये सब इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज होता है। तो ये फॉर्मूला होता है 2d sin θ इज इक्वल टू nλ, वेयर d इज द इंटरस्पेसिंग, इंटरप्लेनर, दो प्लेन्स के बीच में जो स्पेसिंग होता है, दैट इज डिफाइंड बाय स्मॉल d। साइन थीटा, थीटा वो एंगल होता है जहां पर हम एक रे डाल रहे हैं, एक्स रे डालते हैं, इसमें एक्स रेज यूज होती है। एन जो होता है वो आपको बता देंगे कि किस क्वेश्चन में बता देंगे कि किस लेवल की जो है वो हो रहा है, और
लैम्डा होगा उसकी वेवलेंथ जो लाइट हम उस पर डाल रहे हैं, जो ईएम वेव्स उस पर डाली जा रही है। एक्सरे होती हैं ज़्यादातर। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं लाइट की, अब ये फॉर्मूला कहीं नहीं आएगा आपको, लेकिन ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस में जरूर आता है, और मैं हर पेपर में एक क्वेश्चन है जो इंटेंसिटी के फॉर्मूला पे बेस्ड है। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वहां से फॉर्मूला निकला ये E/AT। E इज द एनर्जी, A इज द एरिया, T इज द टाइम, और E/T रखो तो वो क्या होता है, पावर, तो P/A भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो है बोर्स मॉडल वाला उठाएंगे सारा। बोर्स मॉडल ने हाइड्रोजन एटम के बारे में जो बोला था, ये क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें जो क्वेश्चंस करवाऊंगी, हर टॉपिक के 4-5 क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो एन एच कट होता है। एच कट को आप लिख सकते हो h/2 एन h/2। अगर उसका रेडियस बताओ तो एन स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होता है। हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, अगर किसी और एटम की बात करेंगे तो यहाँ z भी लग जाएगा। z फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 1, तो हम यूज नहीं कर रहे। इसका इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी निकालनी होती है। एनर्जी कैसे निकलती है, -13.6/n²। n जो है ऑर्बिट हो जाएगी 1 2 3 4 जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो 13/13.6 जो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम ही होगी, जस्ट एक प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, वो डिपेंड करता है कि एनर्जी दे रहे हैं या ले रहे हैं। अगर सपोज हमें किसी ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करवाया है, तो उस ऑर्बिट, उन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/n1² - 1/n2², वेयर n1 इज n1 जो है छोटी ऑर्बिट है और n2 बड़ी है, मतलब ऊपर से नीचे जंप करवा दिया। इसको 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। नेक्स्ट वेव नंबर निकालना है। इसको रेनॉल्ड्स नंबर भी बोलते हैं। आर को रेनॉल्ड फॉर्मूला से निकाला जाता है, R × 1/n1² - n2²। जो आपकी सारी सीरीज है ना, लाइमन, पाश्चन, बाल्मर, ये सारी सीरीज यहाँ से निकलती है। तो उन सीरीज को इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो ये यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना है, एक तो R की वैल्यू क्या है, बट अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको देखो यहाँ पर लैम्डा निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आपको 1/r की वैल्यू हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, और पेपर के टाइम पे आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू याद रखो 1/r की क्या होती है, कैलकुलेशन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट ऑब्वियसली आप सबको पता है, उसका फॉर्मूला रिमाइंड करना ज़रूरी है। सपोज ये रिएक्शन हो रही है, ए और बी ऐड होके सी बना रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर वो एनर्जी भी रिलीज कर जाते हैं। वो एनर्जी किसकी वजह से आती है, मास डिफेक्ट की वजह से आती है। तो वो मास डिफेक्ट क्या होगा, ए और बी को ऐड करो -c, ये AMU में आएगी, और एनर्जी निकालनी है कितनी रिलीज हुई है, तो डेल्टा M × 931, ये आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी PGT लेवल एग्जाम, टीचिंग एग्जाम के लिए। इसमें किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का जो डिके हुआ है, दैट रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू -λ/λ × n। जो लैम्डा है यहाँ पे वो डिके कांस्टेंट होगा। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है इन दिस फॉर्म, n = n0 e⁻⁻ λt। यहाँ पे जो n है वो एक चीज याद रखना, वो है जो इतने टाइम के बाद बच गए, जो चले गए डीके होके न्यूक्लियाइज, उनका हम नहीं ले रहे हिसाब, जो बच गए उनका है, और n0 टोटल है। हाफ लाइफ निकालनी हो किसी उसमें तो log2/λ होता है, और log2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दिस इज 0.693। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कोई नहीं कहेगा कि आपको याद करो, बट अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन वैल्यूज को बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। तो जो वैल्यूज अगर आपके
4-5 क्वेश्चंस में भी यूज हो रही है, तो वो वैल्यू याद रखनी जरूरी है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है बैकरल। 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल रेडियो एक्टिविटी। सपोज कोई ए है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो डीके हो रहा है बी में और सी में। बी में डीके होते हुए उसने अल्फा डीके किया और सी में डीके होते हुए उसने बीटा डीके किया। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 उसका डीके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस पूरी रिएक्शन में इफेक्टिव डीके कॉन्स्टेंट कैसे आएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। और इफेक्टिव टाइम कैसे आएगा, ये T1 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2, मतलब 1 बाय टी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2, वहाँ से आया फॉर्मूला। तो इसके जो हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस एन। क्लियर। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, डेल्टा एम सी स्क्वेयर। डेल्टा एम को कैसे लिखोगे, किसी भी एटम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, जेड एम पी। जेड क्या है उसका एटॉमिक नंबर, एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स, ए इज द एटॉमिक मास, जेड पता है, एम एन इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड एम एक्स इज द मास ऑफ दैट एटम। तो ये निकल गया। एमपी को क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, रिप्लेस करवा दिया। इसके बाद दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। ए क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, उसका मास नंबर होता है। और जो आर नॉट होता है उसे फर्मी कॉन्स्टेंट भी बोल देते हैं, उसमें को फर्मी से निकालते हैं और उसकी वैल्यू 1.3 फर्मी जनरली ले भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो ले लो, अगर आपको निकालने को बोल रहे हैं क्वेश्चन में तो निकाल लो। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आते हैं ट्रांजिस्टर, जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में और एक क्वेश्चन आता है गेट्स से। तो इन्हीं को देखते हैं, बाकी जो हाई लेवल है उसको इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ये भी बोलते हैं कि के मैप से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बताती हूँ कि वो के मैप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स सी, पहले ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं। जो ट्रांजिस्टर है दो टाइप्स का होता है, पीएनपी एंड एनपीएन, जिसमें एनपीएन सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3 टाइप की होती है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। और इन तीनों में कॉमन एमिटर सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो हम कॉमन एमिटर की बात करेंगे। और कॉमन कलेक्टर तो यूज ही नहीं होता कहीं भी। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात करते हैं। उससे पहले जो ये दो चीज़ हैं, ये दो चीज़ सभी के लिए कॉमन रहेंगी, कोई भी एम्पलीफायर हो। इन जो एम्पलीफायर है उसमें दो सर्किट्स बन जाते हैं, एक इनपुट सर्किट, एक आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है हमेशा लो रहेगा और आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा हाई रहेगा। अब अगर बात करें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, तो जो हम इनपुट वोल्टेज देंगे और जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी उन दोनों में एक फेज डिफरेंस रहेगा पाई का। बाकी इन दोनों के लिए फेज डिफरेंस 0 रहेगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर में देखा भी था इनफैक्ट। बात आती है अब गेन्स की। जो हमारे एम्पलीफायर हैं उसमें गेन्स कैसे होते हैं। पहला, जो करंट गेन होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर में, उसे अल्फा से डिनोट करते हैं। कोई भी गेन कैसे निकाला जाता है, चीज़ याद रखना, आउटपुट बाय इनपुट। तो इसमें क्या निकालेंगे, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। इसको अगर आप अल्फा निकालोगे किसी के लिए तो उसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 0.95 से 0.99 तक आएगी। अगर यही करंट गेन आप कॉमन एमिटर में निकालोगे तो ये आ जाएगा बीटा आई सी बाय आई बी। इसकी रेंज 20 से 100 के बीच आती है। और इसी देखो, कॉमन बेस का करंट गेन कितना है और कॉमन एमिटर का करंट गेन कितना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी वजह से हम कॉमन एमिटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्योंकि इसके गेन्स बहुत अच्छे आते हैं। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय अल्फा 1 माइनस अल्फा। नाउ
अब जैसे करंट गेन होगा वैसे वोल्टेज गेन भी हो सकता है, वोल्टेज गेन होगा ऑब्वियसली। तो वोल्टेज गेन क्या होगा, कॉमन एमिटर में AV से डिनोट करते हैं, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V का IR। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्ट करंट मल्टीप्लाई आउटपुट रेजिस्टेंस। और इसको क्या लिख लेंगे, बीटा आ जाएगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, और ये R आउट बाय R इन, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर गेन। तो करंट सॉरी वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाई बाय रजिस्टेंस गेन। नेक्स्ट पावर गेन। पावर गेन क्या आएगा, पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू IV। ये क्या आएगा, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, फॉर्मूला से निकाल लें जस्ट, बीटा इंटू AV। इसके बाद आता है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी रीजनिंग क्वांट्स में आ जाता है इसका क्वेश्चन, और एंड समटाइम्स इसका क्वेश्चन फिजिक्स में भी इन्वॉल्व कर देते हैं अगर आपको थोड़ा इजी देना हो। तो इसकी काउंटिंग कैसे लिखते हैं, गेट समझने अगर आपको तो ये ज़रूरी है। तो काउंटिंग कैसे लिखते हैं, जैसे हम डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं, 15 तक याद रख लो बस। इसे याद रखने का भी इजी तरीका है, अगर आपको 7 तक की काउंटिंग याद होगी आगे आप कर लोगे याद। 1 को 1 0 ना भी लिखो, 2 को 1 0, 3 को 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, फिर 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1, फिर 1000, ये 1 0 0 0 हो गया। उसके बाद यही काउंटिंग रिपीट करते रहो, पीछे से देखो होगी रिपीट, आगे सारा 1 लगा के बाकी पीछे सारी यही काउंटिंग रिपीट कर दो, तो ये 15 तक होगी। इसका तरीका भी बताती हूँ कैसे लिखते हैं। मान लो आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज 52 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसे 2 से डिवाइड करते चलेंगे। यहाँ पे एक अलग कॉलम बना लेंगे फॉर द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर्स बच रहे हैं, 0 या 1 में बचेंगे रिमाइंडर्स, 2 से डिवाइड कर दो। देखो ये क्यों 2 से डिवाइड किया, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से 9, यानी उनके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं। जब बाइनरी होता है उसमें 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, 2। जो हेक्साडेसिमल होते हैं उसमें 16 नंबर होते हैं, 16। तो इसी तरह जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसको उसी से डिवाइड करो। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे 26, कोई रिमाइंडर नहीं बचा यानी 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 13, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, लेकिन एक रिमाइंडर बच गया, यानी 13 को डिवाइड करो 12 आ गया, 12 माइनस 13 माइनस 12 1, तो 1 लिख दिया। इस तरह डिवाइड करते गए कहाँ तक, जब तक ये 0 नहीं पहुँचता, पहुँच गया। उसके बाद लिखना कैसे है, लिखने का प्रोसीजर है ऐसे लिखो उल्टा, 1 1 0 1 0 0। तो ये हो गया हमारा 52 इन बाइनरी। अगर हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, अब 52 वाला ही उठा लिया हमने, अब देखते हैं क्या वो सही था, 52 आएगा वापस, लेट्स सी। उसका लिख लिया पूरा, ये था 0 0 1 0 1 1, ये लिख लिया पूरा। इसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, एक के नीचे एक आना चाहिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 2 1 क्या होता है 2, 4 8 16 32, ऐसे लिख लिया। इसको इससे करो मल्टीप्लाई, 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0। इससे इसको मल्टीप्लाई करो 16। इससे इसको मल्टीप्लाई करो 32, और इन सब को ऐड कर दो। ऐड करके क्या आ गया 52, यानी ये हमारा करेक्ट है। दिस इज द एक्चुअल, मतलब हमने दोनों को सही, एक ही नंबर को इंटरचेंज करके देख लो। अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो 2-4 नंबर्स की प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आपसे। बहुत बड़ा तो नंबर पूछते भी नहीं है, तो यही चीज़ पूछते हैं बाइनरी में, कन्वर्शन, एक दूसरे को कन्वर्ट करना। अगर आपको इतना आ गया तो सफिशिएंट है। उसके बाद हमारे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉजिक गेट्स ना हम 5 ही करेंगे। इसमें 5 जो है, पहले 3 गेट हैं और एंड नोट, ये तीनों बेसिक गेट होते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट आता है नॉर और नैंड, ये होते हैं यूनिवर्सल गेट। ऐसा बोलते क्यों है, ये तो बेसिक गेट होते हैं, इनको तो बनाना पड़ता है दूसरे डिवाइसेस से। ये जो गेट्स होते हैं ये इन तीनों से की हेल्प से बन जाते हैं।
लेकिन इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हमारे पास मान लो 4-5 नॉर गेट पड़े हैं ना, तो हम बाकी कोई भी गेट बना सकते हैं उनकी सीक्वेंस लेके उठा के। सबसे पहले और गेट का सिंबल होता है दिस, यहाँ से थोड़ा ऐसे टेढ़ा ऐसे निकला हुआ। सब इसमें हम कितनी भी इनपुट्स दे सकते हैं, ए बी सी डी ई। मैं 2 इनपुट्स वाला ही दिखा रही हूँ सिर्फ। अब इसमें ना जितने पॉसिबल इनपुट हैं वो देंगे। दोनों को 0 0 भी दे सकते हैं हम, पहली पॉसिबल इनपुट। एक को 0 और एक को 1 दे सकते हैं ये, और दोनों को 1 1 भी दे सकते हैं दिस। तो ये होगी इनकी 4 पॉसिबल इनपुट कि 4 तरीके से हम इसमें सिग्नल दे सकते हैं। अब चारों का रिजल्ट क्या देगा ये? अगर दोनों 0 0 दे दी तो ये 0 रिजल्ट देगा। और का मतलब है कोई भी एक। अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो गई तो इसका क्या आएगा? रिजल्ट 1। और एक इनपुट, दोनों ही इनपुट 1 हो गई तो रिजल्ट तो 1 रहेगा ही, हाई हो गई। इसका ये जो लिखा जाता है y इक्वल टू a प्लस बी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट एंड मतलब बोथ। अगर दोनों हाई होंगी, अगर सारी की सारी इनपुट हाई होंगी तभी हमारा जो क्या है आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं a डॉट बी। इसमें भी वही 4 पॉसिबल क्या होंगी इनपुट्स, सबके लिए 0 होगा जब तक सारी हाई नहीं होंगी, लास्ट में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट गेट है नॉट, इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर भी बोलते हैं, मतलब जो सिग्नल आप इसे दोगे उसे उल्टा सिग्नल ये वापस देगा। ए को y इज इक्वल टू ए बार। अगर 0 दोगे तो ये आउटपुट में 1 देगा, अगर इसे 1 इनपुट दोगे तो ये आउटपुट में 0 दे देगा। नेक्स्ट गेट है नॉर। नॉर का नाम पड़ा नॉट प्लस और गेट का उल्टा, यानी कि और गेट बना के उसके आगे नॉट लगा दो, जैसे हमने इसमें लगाई हुई है नॉट वाले में। ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगी? ए बी वाई, वही 4 इनपुट्स, 4 ही पॉसिबल कंडीशन है इनपुट देने की, वही 4 दी। नाउ अगर दोनों को 0 0 दोगे तो आउटपुट y 1 आएगा। जो और गेट में था ना उसका उल्टा दे दो यहाँ पे एज इट इज। इसको बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? a प्लस बी का बार। जो भी a प्लस बी देता था उसका बार, यानी कॉम्प्लीमेंट। और एंड गेट क्या होता है? वही नैंड गेट, नॉट प्लस एंड, इसके भी आगे क्या लगा दिया? एक नॉट। तो ये बन गया a प्लस a डॉट बी का बार। तो ये आ गया। अब जो भी इसमें एंड का आउटपुट था उसका इनवर्स दे दो, वो सारा क्या आ जाएगा हमारा नैंड का। नाउ ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि के मैप से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो एक्चुअली के मैप की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करनी आती है, 3-4 क्वेश्चन मैं करवा भी दूंगी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इसके लिए आपको 4-5 चीज़ें, ये एक बार इक्वेशंस देख लो सिर्फ, आपको रिवाइज हो जाएंगी। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है? अगर a प्लस बी का मैंने बार किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, और इसको खोलना है तो कैसे खोल सकते हैं? a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, बीच वाले पे कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए उसका सिंबल बदल दो। सिंबल बदल दिया, 2 ही सिंबल्स हैं, डॉट या प्लस। अब अगर सिमिलर इसी में हो तो a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए प्लस कर दिया। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो कैसे हटेगा? थर्ड वाले में a के पास पहले ही एक कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, डबल कॉम्प्लीमेंट, डॉट b का भी डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी का डबल कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो खुद आ जाता है a डॉट b। सिमिलरली इसमें भी डबल कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो डबल कॉम्प्लीमेंट खोल देंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट खोलते ही क्या गया? a प्लस बी। ये 4 थी हमारी डी मॉर्गन्स इक्वेशन। कुछ ये इक्वेशंस है, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं लेट्स सी। ये सपोज ये है a प्लस ए डॉट बी। a कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस बी। अगर एक भी इनपुट हाई है और बीच में प्लस है तो आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। b कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, आउटपुट तो 1 आएगी, तो 1। ये क्या बन गया? a। ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है।
अगर ए डॉट ए है तो आउटपुट क्या आएगी ए प्लस ए है तब भी आउटपुट क्या आएगी ए डॉट वन है तो आउटपुट क्या आएगी ए प्लस वन है तो आउटपुट क्या आएगी वन, ए डॉट जीरो है तो आउटपुट क्या आएगी जीरो, और ए प्लस जीरो है तो आउटपुट क्या आएगी ए इंटू ए बार है तो आउटपुट क्या आएगी जीरो। देखो इसका आप ये भी देख सकते हो, एक का एग्जांपल दिखाती हूँ। ए बार है सपोज, मान लो मैंने ए को क्या ले लिया जीरो, जीरो मल्टीप्लाई ए बार कितना हो गया वन, ये क्या आ गया जीरो। सपोज इसका है, अब इसका देखो यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लो ए मेरा वन था, वन प्लस, अब इसमें ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अब क्या हो गया ये जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा वन। तो आंसर ऐसे ही नहीं बनाए हुए, इनका कुछ मतलब है। अगर किसी का डबल कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये डी मॉर्गन्स इक्वेशन 4 और ये चीजें याद हैं तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग के मैप। सो ये था हमारा यहाँ तक का। इसके बाद जो है हमारे बीएससी एमएससी के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक तो आइसोस्पिन निकालना, एक प्रोबेबिलिटी निकालना क्वांटम से, और एक एंगुलर मोमेंटम वाले LZ L वाले। अगर आप ये कर लो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी सिर्फ ये 3-4 टॉपिक करने से। किसमें आपको HTET या किसी भी एग्ज़ाम्स में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में +1 +2 का ही आता है, नीट लेवल का आता है या G लेवल का आता है, तो थोड़ा उस लेवल से प्रिपेयर कर लो। अदरवाइज अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपका लेवल इतना तो होगा ही, MSc कर चुके हो आप, कि आप वहाँ क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व कर सको। बट स्टिल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन टू, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी नीडेड। तो जो है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अभी जो है बस 1 हफ्ता ही रह गया ऑलमोस्ट, लगा लो जो आप प्रिपेयर करने का। तो 1 हफ्ते में इतना रश मत करना कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लो, तो रिलैक्स करो, जितने क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं वो करो, प्लस फॉर्मूलाज थोड़े रिवाइज करो, और 5-6 टॉपिक निकाल लो डेली, उसके एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कम से कम एक चीज़ में तो अपना हाथ परफेक्ट कर लो। और प्लीज़ हिंदी, इंग्लिश, CDP और रीजनिंग उसके लिए भी कुछ कर लो थोड़ा बहुत। वो अगर आप 1 हफ्ते में प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।